क्यों परिंदे जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है? अपने पैरों को खोल और उड़ान भर, क्योंकि दुनिया तुम्हारी उड़ान देखनी चाहती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम लोग क्लास 10 के लेसन 1 वास्तविक संख्या को पढ़ने जा रहे हैं। लेसन 1 वास्तविक संख्या का ये पार्ट 1 मतलब पहला वीडियो है। ठीक, आज हम वास्तविक संख्या के परिचय को जानेंगे। आज परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ये मतलब समझ लीजिए कि ये परिचय का वीडियो है। ठीक है, आज आपको दुनिया के हर एक संख्या से हम परिचित करा देंगे। ठीक, अरे समझ में। अब देखिए वास्तविक संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो है वो भी किसी न किसी संख्या का प्रकार है। ठीक, तो संख्या का क्या, वो मतलब संख्या का प्रकार है, नंबर का। देखिए संख्या मतलब दुनिया में जितना भी संख्या है उसको मात्र 3 ही प्रकार होता है। दुनिया में जितना संख्या है उसका कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार। पहले का होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वैसा संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय रूपों में रहता है उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। दूसरा का होता है क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक, काल्पनिक संख्या वैसा संख्या जो रूट ओवर के माइनस में, उसे काल्पनिक संख्या कहेंगे। देखिए इसका सूचित चिन्ह होता है आई बराबर रूट ओवर -1 होता है, ऐसे करके। ठीक, इसको हम लोगों को पढ़ना नहीं है 10 क्लास में, लेकिन फिर भी इससे परिचित करा रहे हैं। ठीक, उसके बाद वास्तविक संख्या का बाद है क्या? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे समझ में। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहेंगे। चाहे वैसा संख्या जो रूट ओवर के माइनस में नहीं हो, मतलब जितनी भी हम संख्या दुनिया में देखते हैं सभी वास्तविक संख्या है, बशर्ते कि वो रूट ओवर के माइनस में नहीं रहना चाहिए। अरे समझ में। देखिए क्या इसका डेफिनेशन देंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जितनी भी संख्या है, मतलब देखिए 1, चाहे 1 बटे कितना है 7, 3.4 पाई रूट ओवर 3, इस सब हम लोगों का वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। क्योंकि देखिए मतलब सभी संख्या बोल ही दिए कि वास्तविक संख्या होगा, बस कि रूट ओवर के माइनस में नहीं रहना चाहिए। ऐसा समझ में। फिर देखिए वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, 3 नहीं 2 भागों में। क्योंकि हम बोलिए दिए पहले कि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या कह ली? वास्तविक संख्या। आज समझ में। देखो पहले का मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा का क्या बची? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आ रहा बात समझ में। देखिए पहला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसा संख्या जो p बटे q के रूप में रहता है। वैसा संख्या जो p बटे q के रूप में रहता है, और p और q दोनों एक क्या हो? पूर्णांक हो, इंटीजर हो। आ रहा समझ में। पूर्णांक संख्या हो और q बराबर नहीं रहना चाहिए 0। देखिए कहने का सेंस यह है कि परिमेय संख्या जितना भी दुनिया में परिमेय संख्या है सबको हम p बटे q के रूप में ही लिखते हैं। p बटे q के वो सारी संख्या परिमेय संख्या होगी जब p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। ऐसा समझ में। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए मान लीजिए कि रूट ओवर कितना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए रूट ओवर का 4, देखिए रूट ओवर का 4 रूट से बाहर निकल जाएगा 2 बटे 1 आ जाएगा। 2 बटे 1 अर्थात 2 बटे 1 क्या है हम लोगों का मतलब परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 भी एक पूर्णांक है और 1 भी क्या है? पूर्णांक। जैसे देख लीजिए 3 बटे कितना 7, 3 एक हमनी के पूर्णांक है, और फिर क्यों का पूर्णांक, मतलब 3 बटे 7 का हो जाए हमनी के परिमेय संख्या। और समझ में। फिर उसके बाद देख लो 3.7 जितना भी दशमलव पर, देखो दशमलव के कुछ स्थानों के बाद सीमित बा, रुक गल बा, दशमलव के बाद रेकरिंग डॉट उट कुछ नहीं है। अरे समझ में। तो ये सब शांत दशमलव प्रसार कहा जाला, और जितना भी दुनिया में शांत दशमलव प्रसार बा सब हमनी के परिमेय के अंतर्गत होता था। ये हमनी के परिमेय के अंतर्गत आई। ठीक, देख लो। फिर अब अशांत में आवर्ती। आवर्ती कहे से मतलब लगा कि दशमलव के कुछ स्थानों में, मतलब दशमलव के बाद कुछ स्थान मतलब बार बार दोहराने लगता है। देखिए इसके बाद हम 3 जो है बार बार दोहराता है, अर्थात जो अशांत में आवर्ती है वो भी क्या होगा हम लोग का? परिमेय संख्या। इसे कर देते हैं। ठीक, अब देखिए अपरिमेय संख्या।
तो आप समझ गए कि दुनिया में सभी संख्या वास्तविक संख्या होगी, तो चूंकि अपरिमेय संख्या को हमको समझना की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या जितना नहीं होगा वो सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ऐसे समझ लेते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में नहीं रहता है, जहाँ p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो। आया समझ में कि p/q के रूप में नहीं रहता है, बराबर क्यों नहीं, q बराबर नहीं रहेगा 0, q बराबर नहीं रहेगा 0। आ रहा समझ में। अब समझ लीजिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं कहा कि √7, देखिए रूट से बाहर नहीं निकलेगा, √7/1 हम लिख सकते हैं। तो देखिए p की जगह पर √7 है, जो कि एक मतलब हम लोग का पूर्णांक संख्या नहीं है, और कंडीशन कह रहा है का कि p/q के रूप में नहीं रहता है तो अपरिमेय, p/q के रूप में नहीं है अपरिमेय होगा। ठीक, यदि p/q के रूप में रहता है तो इसे परिमेय कहते हैं। आ रहा समझ में। अब देख लीजिए, देख लीजिए अशांत दशमलव प्रसार में अशांत मतलब हम लोग का कर लेता है अशांत अनवसानी दशमलव प्रसार है। ठीक, अशांत आवर्ती है और ये अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब दशमलव के कुछ स्थान मतलब बार बार, तो दशमलव के मतलब बाद सीमित नहीं रहेगा, लेकिन ये कोई भी अंक इसका दोहरा नहीं रहा है, कोई भी अंक दोहरा नहीं रहा है। अरे समझ में। उसके बाद देखिए पाई हम लोगों का जिस संख्या में लगा रहेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा नहीं है कि पाई का मान जो होता है 22/7, 22/7 एक अपरिमेय है। 22/7 जहाँ भी लिखा रहेगा आप परिमेय संख्या कहिएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो 22 है वो भी हम लोगों का पूर्णांक है, और 7 जो है नीचे वो भी हम लोगों का पूर्णांक है। अर्थात 22/7 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन पाई एक 22 मतलब जो 22/7 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। अरे समझ में। लेकिन पाई हम लोग का है अपरिमेय संख्या। क्यों पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान अभी तक कुछ वैज्ञानिक कुछ ही स्थान तक दे पाए हैं, मतलब पाई का मान अभी तक मतलब निकाला नहीं गया है, क्योंकि पाई का मान जो हम लोगों का मतलब का आगे निकल के आए पाई के मान तक, क्या पता कि इस टर्म में आए। दशमलव के बाद कुछ अंक मतलब दोहराए नहीं, दशमलव के बाद अनंत संख्याएं आए मतलब डॉट लगा रहे और कोई भी संख्या दोहराए नहीं, मतलब अशांत में अनवसानी हो, आवर्ती ना हो, अनावर्ती हो। तो अनावर्ती रहेगा तो उसे हम क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या। अर्थात अभी इसका मान शुद्ध निकल के नहीं आया है, इसलिए पाई को हम एक अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। अरे समझ में। उसके बाद देखिए कि परिमेय संख्या का भी प्रकार होता है। परिमेय संख्या का 3 प्रकार होता है। परिमेय संख्या कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार। पहले का देखिए पूर्णांक संख्या, दूसरा का होगा शांत दशमलव प्रसार, तीसरा का होगा अशांत में आवर्ती, अशांत क्या होगा, आवर्ती। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, वैसा संख्या जो 0 से शुरू होकर धनात्मक की ओर अनंत तक जाता है उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। देखिए धनात्मक की ओर अनंत तक जाता है और फिर उसके बाद ऋणात्मक की ओर भी कहा जाएगा अनंत तक, मतलब वो ऐसा संख्या जो 0 से शुरू होकर धनात्मक की ओर अनंत तक तथा 0 से शुरू होकर ऋणात्मक की ओर भी अनंत तक जाए उसे क्या कहेंगे हम, पूर्णांक संख्या। देखिए शांत दशमलव प्रसार, वैसा दशमलव प्रसार दशमलव के कुछ स्थानों के बाद क्या हो जाए, सीमित हो जाए, रुक जाए। देखिए दशमलव के कुछ स्थानों के बाद क्या हो गया, रुक गया है, 4 2 के बाद कोई अंक नहीं आ रहा है। जैसे देखिए 3/5, इसको भी मतलब हल कीजिएगा तो कितना शांत दशमलव प्रसार ही आएगा। अर्थात ये सबसे संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अरे समझ में। जितना भी शांत दशमलव है परिमेय है, जान रहे हैं आप। देखिए अशांत में आवर्ती 3.477 पर एक रिंग है, इसका मतलब 7 बार बार दोहरा रहा है। जैसे मैं ऐसे लिख दिया 3.333 डॉट कर दिए। अरे समझ में। इसका कहने का अर्थ ये क्या है कि 3 बार बढ़ा रहा है, अर्थात मतलब जो इस दशमलव प्रसार है अशांत में आवर्ती है, क्योंकि इसके कुछ अंक क्या कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। अरे समझ में। फिर उसके बाद देखिए पूर्णांक संख्या का भी प्रकार होता है। पूर्णांक संख्या का भी प्रकार होता है। देखिए पूर्णांक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहले का देख लीजिए ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक ऐसा नहीं है कि ऋण पूर्णांक के बाद धन पूर्णांक कहेंगे, क्योंकि ऋण पूर्णांक का धन पूर्णांक कहेंगे तो 0 छूट जाएगा, लेकिन 0 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक फिर उसके बाद धन पूर्णांक नहीं बल्कि पूर्ण संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा, पूर्ण संख्या। एक बाद कौन संख्या हुई, पूर्ण संख्या। देखिए ऋण पूर्णांक और ये पूर्ण संख्या देख लो जाओ। ऋण पूर्णांक क्या कहा जाला, तो वैसी संख्या जो 0 से छोटा हो, वैसी संख्या जो 0 से छोटा हो उसे क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक। तो चूंकि जान रहे हैं आप बबुआ
कि जो -1 है, -2 है, -3 है, सब क्या है, 0 से छोटा है, तो ये ऋण पूर्णांक होगा ना। अब देखिए पूर्ण संख्या के बारे में सब कुछ जानता है, हत्ती हत्ती बचा हुआ जानता है कि गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। लेकिन वैसे संख्या 0 से शुरू होकर धनात्मक की ओर अनंत तक जाए उसे क्या कहेंगे हम, पूर्ण संख्या। वैसे संख्या जो 0 से शुरू होकर धनात्मक की ओर अनंत तक जाए उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। देख लिया 0 1 2 3, 0 से शुरू होकर कहाँ गया है, अनंत तक। अरे समझ में, अब समझ लीजिए पूर्ण संख्या का भी प्रकार होता है। पूर्ण संख्या का भी क्या होता है, प्रकार। पहले का देखिए हो जाएगा शून्य, शून्य मतलब खुद 0, शून्य मतलब 0, आया समझ में। फिर उसके बाद देख लीजिए शून्य के बाद क्या होगा, प्राकृत, प्राकृत संख्या। देखिए बबुआ शून्य किसे कहेंगे, अरे शून्य को तो शून्य कहेंगे, लेकिन शून्य का भी डिफिनेशन आप लोगों को हम जब नोट्स देंगे तो नोट्स में शून्य का भी डिफिनेशन लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा कि शून्य एक उदासीन संख्या है जो नहीं तो धन पूर्णांक और नहीं ऋण पूर्णांक होता है। अरे समझ में, शून्य एक उदासीन नंबर है जो नहीं तो धन पूर्णांक और नहीं ऋण पूर्णांक होता है। अरे समझ में। फिर उसके बाद देख लीजिए क्या, प्राकृत संख्या, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर धनात्मक की ओर अनंत तक जाए उसे क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर धनात्मक की ओर अनंत तक जाए उसे क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। ठीक, अब देख लीजिए प्राकृत संख्या भी प्रकार है, यहाँ नहीं अट रहा है तो प्राकृत संख्या का प्रकार याद लिखते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत क्या हो, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का 2 प्रकार देख लीजिए। प्राकृत संख्या कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार। एक होता है पहले मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, ऋण संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं। अब देख लीजिए उसके बाद होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहिए, संयुक्त संख्या कहिए। देखिए भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या या मिश्रित संख्या भी कहते हैं, या क्या कहेंगे, मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या। ठीक, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसके कितने गुणनखंड हो, 2। वैसी संख्या जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, 2, अभाज्य संख्या कहलाता है। आया बात समझ में। इसका 2 गुणनखंड होगा, अर्थात ये 1 और स्वयं से ही कटेगा, अर्थात ये 1 और स्वयं से ही कटेगा। देख लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 के बाद 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। अरे समझ में, क्योंकि 2 भी 1 और 2 ही से कटेगा, 3 भी 1 और 3 ही से कटेगा, 5 भी 1 और 5 ही से कटेगा, 7 भी 1 और 5 ही से कटेगा, 7 ही से कटेगा। क्या समझ में, जो संख्या 1 और स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। देखिए मिश्रित संख्या, भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कटे, अर्थात उसका मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसा अर्थात वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। सबसे छोटी देखिए भाज्य संख्या कितना है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 के बाद देख लीजिए 6, फिर उसके बाद कितना है, 9 10 इतनी अधिक। इसका देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है। इसका कितना अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। आ रहा समझ में। तो ये हम लोगों का भाज्य संख्या होगा। पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या तो कितना है, 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, देखिए विषम भाज्य संख्या, विषम 9 विषम संख्या है। तो पूछेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना होगा, तो 9। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो 2। अच्छा सम अभाज्य संख्या कहेगा तो केवल और केवल 2 ही है। सम अभाज्य संख्या केवल कितना है, 2। सम अभाज्य संख्या केवल और कितना है, 2। कहेगा कि सबसे छोटी मतलब विषम क्या, विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या 3 ही है। हमको लगता है क्या कि जितना भी संख्या है सब विषम ही होती है अभाज्य संख्या में। 2 को छोड़कर जितना भी संख्या होंगी सब क्या होगी, विषम ही होंगी। अरे समझ में, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, बाकी सब विषम अभाज्य संख्या होगी। अरे समझ में। देखिए अभाज्य संख्या का भी प्रकार होता है। देखिए प्रकार का प्रकार पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए बबुआ सौ अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या का प्रकार पहले क्या होगा का, 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या। देख लीजिए 100 अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, हराना 100 अभाज्य संख्या। वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहेंगे, 100 अभाज्य संख्या। वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसका HCF कितना हो, 1 हो, 100 अभाज्य संख्या। देखिए 2 और 3 100 अभाज्य संख्या है। 7 और 11 HCF निकालिएगा 1 आएगा, 100 अभाज्य संख्या है। 11 और 13 HCF निकालिएगा 1 आएगा, 100 अभाज्य संख्या है। अरे समझ में, पहला 100 अभाज्य संख्या पढ़ लिए। दूसरा का होता है सापेक्षित,
सापेक्षित बोलिए या आपेक्षित बोलिए, सापेक्षित या आपेक्षित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए इसका भी डेफिनेशन वही है कि वैसा अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो, एक हो, सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाता है। अरे समझ में, वैसा संख्या जिसका एचसीएफ एक हो, सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाता है। उसके बाद देखिए आता है तीसरा का जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या कैसे कहेंगे, वैसा संख्या जिसके वैसा दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। वैसा अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए हम लिख दिए 3 और 5, 5 में से 3 घटाइएगा, अंतर कितना आ गया, 2, जुड़वा अभाज्य संख्या। देख लीजिए एक 7 और लिख देते हैं, कितना 7 ना होगा। देख लीजिए क्या लिख दिए, 5 और 7, 7 में से 5 घटाइए कितना आएगा, 2, जुड़ा हुआ संख्या है। 11 और लिख दिए 13, 13 में से 11 घटाइए कितना आएगा, 2, etc। ऐसा करके 1 से 100 तक यदि आप संख्या लिखते हैं तो 1 से 100 तक में केवल मतलब 8 ही जुड़ा हुआ संख्या है, उसको आप निकालिएगा। 1 से 100 तक में केवल 8 ही निकालिएगा तो जुड़ा हुआ संख्या आएगा। अरे समझ में, अब समझ गए जुड़ा हुआ संख्या। फिर से देख लेते हैं एक बार संख्या को। संख्या का मात्र 3 प्रकार। पहल का वास्तविक संख्या, मतलब दुनिया की बहुत सारी संख्या वास्तविक है, जबकि मतलब रूट के अंदर माइनस नहीं रहना चाहिए। वास्तविक संख्या, वैसे संख्या क्या वास्तविक संख्या कह सकते क्या, ये वैसा संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय रूपों में रहता है उसे वास्तविक संख्या कहेंगे। काल्पनिक संख्या, वैसे संख्या जो मतलब क्या रूट के अंदर माइनस में, जैसे माइनस में √3, माइनस में √7 etc। रूट के अंदर क्या रहेगा, माइनस में। देखिए सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या किसे कहेंगे, तो मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलने से जो बनता है उसे क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या। देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से जो संख्या बनते हैं उसे क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या। आज समझ में, फिर उसको देखिए वास्तविक संख्या का 2 प्रकार, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, वैसे संख्या जो p/q के रूप में हो और q = 0 नहीं हो, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, वैसे संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। पाई एक हम लोगों का क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। समझ में, परिमेय संख्या का 3 प्रकार, पूर्णांक संख्या, शांत दशमलव प्रसार, अशांत में आवर्ती। देख लीजिए पूर्णांक संख्या, वैसे संख्या जो 0 से शुरू होकर धनात्मक की ओर अनंत तक जाए तथा 0 से शुरू होकर ऋणात्मक की ओर भी क्या जाए, अनंत तक जाए, उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। शांत दशमलव प्रसार, वैसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के कुछ स्थानों के बाद सीमित हो जाए, रुक जाए, उसे क्या कहेंगे हम, शांत दशमलव प्रसार। अशांत में आवर्ती, वैसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के कुछ स्थानों के बाद उसके कुछ अंक दोहराने लगते हैं, बार बार आने लगते हैं, उसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। अशांत में एक होता है अनावर्ती, दशमलव के बाद तो कुछ अंक दोहराएंगे नहीं, लेकिन दशमलव के बाद बार मतलब कोई अंक आएगा, रेकरिंग मतलब उसमें नहीं लगा रहेगा। देख लीजिए जैसे हम 100, उसका एक ठो उदाहरण कहाँ है, अपरिमेय में लिखे हैं, ये वाला देखिए 3 के बाद 4 आएगा कि 5 आएगा कोई पता नहीं, लेकिन डॉट लगाया है तो इसके बाद ये रुका नहीं है अभी और आगे जाएगा, ऐसा समझ लें। उसके बाद देखिए ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक कैसे करेंगे, पूर्णांक संख्या देखिए 2 प्रकार, एक ऋण पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या। देखिए ऋण पूर्णांक वैसा संख्या जो 0 से छोटा हो उसे क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक। पूर्ण संख्या, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर धनात्मक की ओर अनंत तक उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का भी 2 प्रकार, देख लीजिए शून्य एक हो जाएगा, एक प्रकृत संख्या। शून्य किसे कहेंगे, वैसा संख्या जो उदासीन हो और मतलब का न धनात्मक हो नहीं ऋणात्मक हो, क्या कहेंगे, शून्य। प्रकृत संख्या, वैसा संख्या जो 1 से शुरू को धनात्मक की ओर अनंत तक जाए उसे क्या कहेंगे, प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या के भी कितने प्रकार होता है, 2। अभाज्य संख्या, वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ में, भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या चाहे मिश्रित संख्या भी कहते हैं। देखिए सहअभाज्य संख्या, वैसा संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, वैसा संख्या मतलब वैसा 2 अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। सापेक्षिक संख्या का भी वही डिफिनेशन कि वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का एचसीएफ कितना हो, 1 हो, सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाता है। जुड़वा अभाज्य संख्या, वैसा अभाज्य संख्या वैसा 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर कितना हो, 2, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा संख्या भी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। देख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा में है क्या, पहला हम लोगों का है सम संख्या। सम संख्या तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाता है। वैसा संख्या जो 2 से
पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। देखिए जीरो भी 2 से पूर्णतः कटता है उसे, अतः जीरो भी क्या है, सम संख्या है। जीरो के बाद 2, 2 भी सम संख्या है, 4 ऐसे करके 6, 2 का अंतराल पर ऐसे धनात्मक की और हर एक संख्या क्या है, सम संख्या है। उसके बाद ऋणात्मक भी सम संख्या होती है, -2, -4, -6 इटिस करके जितना भी ऋणात्मक सम संख्या है उतना क्या है हम लोगों का, मतलब 2 का अंतराल पर जितने भी ऋणात्मक संख्या है 2 का अंतराल पर वो सम संख्या होगी। 2, 4, -6, -8, -10, -12 ऐसे करके जितने भी संख्या क्या होगी, सम संख्या। कोई आपसे पूछता है यदि कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो उसका क्वेश्चन किया हुआ गलत है, क्योंकि सबसे छोटी आप बता सकते हैं। देखिए तो जितना मैक्स में दूर तक दिएगा उतना ही छोटी आएगा, ऐसा समझ में। तो सबसे छोटी संख्या हम नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, तब कहिएगा 2। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कितना है, 2। और सबसे छोटी मतलब सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कितना है, -2। सबसे बड़ी पूछेगा तो ऋणात्मक संख्या कितना, -2, क्योंकि ऋण में सबसे -2 बड़ है, ऐसा समझ में। जीरो को क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके जीरो के बारे में बताए हैं कि जीरो नहीं तो सम संख्या है, नहीं तो मतलब क्या, जीरो नहीं तो धन पूर्णांक है, नहीं ऋण पूर्णांक है, इसलिए ना इसको धन पूर्णांक में लिए है ना ऋण पूर्णांक में लिए है, ऐसा समझ में। अब समझिए उसके बाद सम संख्या के बाद विषम संख्या। वैसे ही वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। देखिए एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। 1 के बाद कितना, 3, 3 के बाद 5, उससे करके 2 का अंतराल पर हर एक संख्या है। फिर इधर भी होगा -1, -3, -5 ऐसे करके हम ऋणात्मक में जितना भी संख्या है सबका हो गई हम लोगों की विषम संख्या, ऐसा समझ में। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या कितना है, तो -+1। सबसे छोटी क्या, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या 1, सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम संख्या -1, अरे समझ में। अब समझ लीजिए उसके बाद हम लोग धन पूर्णांक छोड़ दिए थे कि धन पूर्णांक क्या है। देखिए धन पूर्णांक वाकई में प्राकृतिक संख्या को कहेंगे, प्राकृतिक संख्या को क्या कहेंगे, धन पूर्णांक। क्योंकि धन पूर्णांक जो होता है ओ धन पूर्णांक। देखिए धन पूर्णांक किसे कहेंगे, वैसा संख्या जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा उसे क्या कहेंगे, धन पूर्णांक। देखिए प्लस में रहता है, प्लस वाले संख्या को जितना भी रहेगा उसे क्या कहेंगे, धन पूर्णांक। अब देख लीजिए, अब तो नहीं लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, चाहे संख्या संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। देख लीजिए अब क्वेश्चन ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है काची कि देख लीजिए पूछेगा क्या कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो देखिए बेटा है, ये बाबूजी है। जो प्राकृतिक संख्या है उसके बाबूजी कौन है, पूर्ण संख्या। जितना भी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या ना होगा, बेटा अपने बाबू के अंतर्गत ना आ जाएगा। जितना भी प्राकृतिक संख्या कितना पूर्ण संख्या होगा। देखिए पूर्ण संख्या का बाबूजी कौन है, पूर्णांक संख्या है ना, क्योंकि उसके ये प्रकार है, यार समझ में। तो पूर्ण संख्या जितना भी होगा उतना पूर्णांक संख्या होगा। देखिए पूर्णांक संख्या में कोई बाबूजी है क्या, परिमेय संख्या। जितना भी पूर्णांक संख्या है क्या होगा, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या का बाबूजी कौन है, वास्तविक संख्या। तो जितना भी वास्तविक संख्या होगा सब क्या होगा, जितना भी परिमेय संख्या होगा वास्तविक संख्या होगा। लेकिन देख लीजिए जितना भी वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, यार समझ में। कहते कि बाबू को जितना इज्जत मिल रहा उतना बेटा का नहीं मिली, और समझ में। तो जितना भी वास्तविक संख्या बस परिमेय संख्या ना हो। तो बाबू तो पानी दिया था नहीं तो 1 मिनट। चलिए अब देख लेते हैं, संख्या खत्म हो गया। अब देख लीजिए हम लोगों को चैप्टर में कौन कौन से कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको जानना जरूरी है और हम लोगों को एग्जाम में आता है। तो डस्टर फेंका हो छोटू, पीयूष डस्टर दो, आराम हाल ना डस्टर के गुलाब का फूल बना दिया सब। देख लीजिए हम लोगों का डस्टर है, गरीबी मतलब मत कहिए एकदम ये गरीबी याद दिला दे रहा है डस्टर। जब 8 क्लास में छोटा छोटा थे हम लोग ऐसे ही मतलब फट्टा चिट्टा पैंट पहन के ऐसे पकड़ के आ जाते थे एकदम ट्यूशन पढ़ने, ऐसे करके एकदम जाना था, जाट वाट के कैसे कैसे करके जाते थे पढ़ने, मजा आ जाता था। लेकिन वो जिंदगी में। चलिए आइए समझते हैं हम। हाँ देखिए अच्छा से पढ़िए आप लोग और रिजल्ट दीजिए। हमको तो नहीं लगता है कि जो आपको पढ़ा देंगे उसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, आया समझ में। अब देख लीजिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको जानना मतलब जरूरी है। तो देख लीजिए कौन से टॉपिक, जैसे चैप्टर में आएगा प्रमेयिका।
देखिए प्रमेय क्या आता है ना, जैसे में रहेगा क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या, तो प्रमेय क्या को जब समझना जरूरी है कि प्रमेय क्या है। तो देखिए ये एक सिद्ध किया हुआ कथन रहता है। कैसा कथन रहता है, तो सिद्ध किया हुआ। प्रमेय क्या एक सिद्ध किया हुआ कथन रहता है, इसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। प्रमेय क्या एक सिद्ध किया हुआ कथन रहेगा, इसका प्रयोग अन्य कथन को क्या करने में करेंगे, सिद्ध करने में। प्रमेय क्या एक क्या रहेगा, सिद्ध किया हुआ कथन रहेगा, इसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। प्रमेय क्या के बाद देखिए आएगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम देखिए एल्गोरिथम, प्रमेय के बाद क्या आएगा, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम किससे कहेंगे, तो देखिए एल्गोरिथम को हम कलन विधि भी कहते हैं। कलन विधि, एल्गोरिथम कहें चाहे कलन विधि कहेंगे। बतिया क्या रहेगा, बतिया इज बराबर, और बतिया इज कैसन बराबर। इंग्लिश ना वाला यही चलते, क्वेश्चन को फेट झपेट के बोल देला। अब ना इंग्लिश आई, मान लो कि तारा गाड़ी कहूँ गाढ़ा में फंस गल, तो ऐसे ही कबन हो कि माई गड़िया इज गाढ़ा में फंसिंग, ना हीलिंग ना डूलिंग, खाली फूर फूर करिंग। तो ऐसा ही समझ लीजिए। एल्गोरिथम को क्या कहेंगे, प्रमेय का। तो एल्गोरिथम देख लो, एल्गोरिथम क्या कहला बाबूआ, तो एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों का संग्रह है। एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों का संग्रह है जो किसी विशेष कार्य को करने की एक विधि प्रदान करता है। देख लीजिए एल्गोरिथम क्या है, कलन विधि क्या है, एक सुपरिभाषित चरणों का संग्रह है जिसका प्रयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने में करेंगे। आ रहा समझ में। देखिए मान लीजिए कि सुपरिभाषित चरण मतलब देख लीजिए, मान लीजिए कि आप कहीं क्रिकेट खेलने गए, तो देखिए वहाँ पे आपका दोस्त खेल रहा होता है तो आप भी खेलने लग जाते हैं। देखिए परिभाषा कितना सेम है कि खेलते हैं तो खेलने लग जाते हैं, और कोई नहीं खेल रहा होता है तो वापस घर आ जाते हैं। तो ये सुपरिभाषित चरणों का क्या है, संग्रह है। ऐसा नहीं है नहीं खेलता है तो तभी खेलने लगते हैं, चाहे मतलब कोई खेल रहा होता है तो अभी नहीं खेलते हैं, आ जाते हैं खेलने के लिए जाते हैं, तो ना खेलता है तो खेलने लगते हैं, नहीं खेलता है तो घर पा जाते हैं। तो आज समझ में कि मतलब सुपरिभाषित ये सब चरण है। तो सुपरिभाषित चरणों के संग्रह जो कि किसी विशेष कार्य को करने की विधि प्रदान करता है। विशेष कार्य जिसमें एचसीएफ निकालने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करते हैं। आज समझ में। देखिए अब प्रमेय क्या है, प्रमेय देखिए प्रमेय एक कथन होता है। प्रमेय एक ऐसा कथन होता है जिसको सिद्ध करना पड़ता है। प्रमेय एक ऐसा कथन है जिसका क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। आज समझ में। अब समझ लीजिए उसके बाद प्रमेय के बाद क्या समझा जाए, अब कुछ नहीं। देख लीजिए प्रमेय वाकई में देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, उसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं। ऐसा समझ में। अब देख लीजिए हम 1 से लेकर के इस चैप्टर में कुल 7 प्रमेय है। कुल कितना प्रमेय है, 7। देखिए 1.1, 1.2, 1.3 करके 1.7 तक प्रमेय है। उस सबको समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देख लीजिए जैसे निकालिए अपना पेज नंबर आप कितना 4 में प्रमेय है पहल का क्या कौन सा प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहला 1.1 प्रमेय। पेज नंबर 4 में है प्रमेय 1.1। इसे क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। देख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या को ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है बाबूआ, कह रहा है क्या कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। देख लीजिए ये जो हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ये a बराबर bq प्लस क्या होता है r। a का मतलब होता है क्या, भाज्य। क्या होता है, भाज्य। अब b होता है हम लोगों का भाजक, और देखिए q होता है क्या, भागफल और फल, और r होता है क्या, शेषफल। तो देखिए यूक्लिड जी यही कहे हैं कि देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के दौरान a और b यही 2 आप लोग को मतलब संख्या दे रहेगी। a और b दिया रहेगा, मतलब क्या, भाज्य और भाजक के ना दिया रहता है। जैसे हम देख लिए 3 और लिख दिए 7, यही ना दिया रहेगा 3 और 7, मतलब 3 हो गया भाजक क्या हो जाएगा, ये भाजक, आई हो जाएगा भाज, मतलब ये a हो गया, ये क्या हो गया b, मतलब यही b दे रहा है ना। तो q अब मतलब आपको क्या गलत करना है, q और r
ऐसी पूर्ण संख्या कह रहा है। पहले पूर्ण संख्या मतलब जीरो से हरदम से बड़ी होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी, मतलब जीरो या जीरो से धनात्मक की अनंत तक जाए, ना जा रहा है, आ रहा समझ में, जीरो हो या जीरो से बड़ी हो, उस वैसे ही संख्या या इनके माइनस में आ जाएगा, माइनस में से कम आ जाएगा, आ रहा समझ में, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, तो मान लीजिए उसको काटाएंगे, भाग लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा 6, कितना शेष आया। तो यही ना संख्या ज्ञात करके लाए, यही संख्या में ज्ञात करके आए। देखिए, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, जीरो से बड़ी नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है, और का आ रहा समझ में। और ये अद्वितीय संख्या है, इसका मतलब हम 2 निकाल कर ला दिए, तो आप 4 नहीं निकाल कर लाइएगा, आपका गलत हो जाएगा। ये कहने का अर्थ यही है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यदि आप मतलब इसको भाज्य कितना है 7, इसका बराबर रखते हैं कितना, गलती होगा। देखिए यहाँ पे ये 7 ये ना होगा भाज्य, देखिए b को हम भाज्य कहेंगे तो b होगा कितना 3। तो देखिए, तो a बराबर, तो a कितना होगा 7, b देखिए तो कितना है 3, और q का जो मान निकला है भागफल वाला q होगा तो 2, और शेषफल वाला कितना होगा 1। देखिए, तो 7 बराबर 3 दूनी का 6 है कितना 7, 7 बराबर 7 नहीं आ जा रहा है। तो यूक्लिड विभाजन यही कहे थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a और b को संख्या देने रहने पर q और r एक ऐसा संख्या निकाल कर लाइए जो कि मतलब अद्वितीय हो और एक पूर्ण संख्या हो। आ समझ में। तो ऐसा ही इसमें संबंध यही है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। अब देख लीजिए दूसरा प्रमेय, दूसरा प्रमेय कहाँ गलू हो धनिया, दूसरा प्रमेय कहाँ गलू हो, देखो, हाँ दूसरा प्रमेय बबुआ पेज नंबर 10 में बा। दूसरा प्रमेय कहाँ बा, पेज नंबर, देखो स्क्रीनशॉट करते रहो, इतना तो नहीं कहो। चला पढ़ा बबुआ, पढ़ला के बाद कुछ विधि छूटे के ना चाहिए। अब पढ़ ला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय एगो ऐसन है कि एचसीएफ निकाले के में हमने के यूज कर जाला। एचसीएफ मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कैसी विधि है पूछेगा तो क्या कहिएगा, यूक्लिड एचसीएफ निकालने की एक विधि प्रदान करता है, एचसीएफ निकालता है। ठीक, अब देख लीजिए प्रमेय 1.2, प्रमेय 1 कितना 2, प्रमेय 1.2, प्रमेय 1.2। देखिए प्रमेय 1.2 का करा है, प्रमेय 1.2 को अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। देखिए प्रमेय 1.2 को क्या कहेंगे, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। देखिए ये क्या कर रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, मतलब कोई भाज्य संख्या रहेगा ठीक, कि एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंड के रूप में मतलब उसका गुणा का खंड कीजिए, आ समझ में, किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाला क्रम के बिना क्या हो, अद्वितीय हो। देख लीजिए कोई भाज्य संख्या दिया रहेगा, देखिए तो कितना, मान लीजिए कि 80, तो धीरे धीरे बोला बाबूआ, देखो 80, मान लीजिए कि 80 भाज्य संख्या दिया है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इसका मतलब देखिए अभाज्य संख्या से कटाइएगा, जान रहे हैं सबसे छोटी मतलब हम लोगों का अभाज्य संख्या कितना है 2, तो 2 से कटाइएगा ना ऋतिक, तो नहीं धीरे से बोलो। चलो देखा 2 से कितना एक बार में कटेगा 40 बार में, फिर 2 से देखिए कितना बार में कटेगा 20 बार में, 2 से कितने बार में कटेगा 10 बार में, 2 से कितने बार में कटेगा 5 बार में, 5 से कितने बार में कटेगा 1 बार में। तो यही कह रहा है का कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय कि कोई भाज्य संख्या दिए रहने पर मतलब ऐसी उसको गुणनखंड में बदलिए अभाज्य के गुणनखंड में जो आने वाला क्रम के बिना अद्वितीय हो। देखिए 2 बार नहीं आता, मतलब इसका क्रम 2 से नहीं रहता, तो 2 क्या है, अद्वितीय है। 2 के जगह पर आप 3 नहीं लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते हैं, मतलब 2 अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या है, अकेला है। फिर उसके बाद 5 भी क्या है, एक हम लोगों का अद्वितीय है। अरे समझ में। तो वैसा ही कह रहा है कि कोई भाज्य संख्या दिए रहने पर उसको अभाज्य के गुणनखंड में बदल दीजिए। ऐसा समझ में, तो ऐसा निकालिएगा। ऐसे मतलब 80 का अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए कहेगा तो देखिए 2 2 2 2 2 गुने 5 क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ये हम लोग का क्या होगा, 2 मतलब अभाज्य संख्या 80 का अभाज्य गुणनखंड, 80 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो होता है कि गुणा का ऐसा खंड कीजिए जिसमें अभाज्य खाली हो। देखो 2 2 2 सब अभाज्य संख्या है, 5 का हो अभाज्य संख्या है, कबो भाज्य ना ही संख्या है। चला आगे समझ में। ओकरा बाद देखल जाओ कहने को मौसा जी कहाँ गए, आलू के खेत में।
देख लो बाबूआ। अब देखो ओकरा बाद कहता है कि मतलब प्रमेय 1.3 प्रमेय कितना 1.3 प्रमेय 1.3 बेहतर आसान बा। कहता का कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। P कोई क्या है अभाज्य संख्या है। P कोई क्या है एक अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगा। देख लो बाबूआ कहता है कि यदि P अभाज्य संख्या है। हाँ वीडियो कंट्रोल का होता है देखा था P देखा था हाँ ए स्क्वायर हाला मत करो। देखो P यदि कोनो अभाज्य संख्या और ए स्क्वायर के विभाजित करता तो ई हमनी के ए के भी विभाजित करी इनकरा के भी पूरी पूरी काटी जब इनकरा के काटता है। एक मतलब देख लो मान लो कि 4 के स्क्वायर के काटता 3 एक अभाज्य संख्या 3 एक का मान लो कि विभाजित करता। चाहे देखो 2 एक का विभाजित करता मतलब 2 एगो अभाज्य संख्या है नु 2 एक का स्क्वायर के विभाजित करता तो का 4 का 2 विभाजित ना करी हो लाजी बात करी। ये कहता का कि यदि P एक अभाज्य संख्या बा और उ ए स्क्वायर के विभाजित करता तो उ ए के विभाजित करी। एक मतलब कोई भी अभाज्य संख्या किसी मतलब भाज्य संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह उस भाज्य संख्या को विभाजित करेगा। समझ में। उसके बाद देख लो प्रमेय 1.4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट ओवर 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट ओवर 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखिए एक अलग के वीडियो में बनाएंगे। देखिए हर साल ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये बेहद मतलब ज़्यादा लॉन्ग चल जाएगा। ये बनाएंगे तो 2 बोर्ड चल जाएगा। अरे समझ में एक ही बोर्ड अवे है 2 बोर्ड कहाँ से रह जाएंगे। तो इसको हम मतलब अगले वीडियो में हम बताएंगे जब हम सिद्ध करवाएंगे कि रूट ओवर 2 रूट ओवर 5 2 प्लस रूट ओवर 2 2 भागे रूट ओवर 2 तो ऐसे करके इसको भी सिद्ध करवा देंगे। अरे समझ में। अब समझ लीजिए कि जो रूट ओवर 2 है क्या है अपरिमेय संख्या है। अब देख लीजिए उसके बाद प्रमेय 1.5 मौसा हाँ बड़ा नहीं दे मौसा जी दे बड़ा कितना हाँ जा अब देखो क्या कहता बाबूआ कहता का चीज मान लीजिए एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। देख लीजिए मान लीजिए कि एक ऐसी दशमलव प्रसार है जिसका मतलब का दशमलव प्रसार शांत है। जैसे मैं लिख रहे हैं क्या कि मतलब 7 बजे काटते ना 20 पंचानवे के 20 देख लीजिए इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। हाला जोर जोर से होता है हाला मत करो जाते धीरे धीरे बोलो। चलो अब समझो कि शांत एक दशमलव प्रसार शांत बा तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक सवाल हमने के p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। आओ समझ में लिख सकते हैं जहाँ p और q एक 100 आभाज्य संख्या है। p और q एक रही 100 आभाज्य संख्या मतलब ओकर HCF एक ही रही। समझ में आता है। अभाज्य गुणनखंड जो आप लिखेंगे वहाँ पे q का अभाज्य गुणनखंड जो नीचे q है हर इसका मतलब हम गुणनखंड जब कर रहे हैं तो देखिए इसका गुणनखंड मान लीजिए कि कटाने पर नहीं कटा बोले गुणनखंड कीजिए तो कितना आएगा तो 2 दूनी का 4 और 95 के 20 2 और 5 2 और 5 आवता देख लो 2 और 5 आवता मतलब 2 के पावर n और 5 के पावर कितना m के रूप में है। और n और m जौन बा एगो ऋणोत्तर संख्या होके चाहिए मतलब ऋण ना होके चाहिए ऋण से उत्तर रहे के चाहिए। देख लो ये कहता का कि 2 के पावर n रही और 5 के पावर m के रूप में यदि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में यदि कोनो भी q के मान बा कोनो भी हमने के हर के दशमलव प्रसार जो p बटे q के रूप में है और दशमलव प्रसार में हमने के हर में 2 और 5 बा तो हमने के दशमलव प्रसार आसानी से लिख सकते हैं और ये हमने के शांत दशमलव प्रसार होगी। ठीक तो देखो दशमलव प्रसार कैसे लिखबो कैसे दशमलव प्रसार लिखबो जब खाली 2 और 5 लोग के चाहिए 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ ना लेके चाहिए 2 और 5 लोग तो शांत दशमलव प्रसार होई एक दशमलव प्रसार लिखे खातिर बबुआ देखो जितना हर में 2 बा उतने ही 5 के संख्या करो जितना 5 बा उतने 2 के संख्या करो मतलब 2 और 5 के संख्या बराबर करेगा। तो देखो तो 2 को 2 लोग लेकिन 5 एक लोग होता तो 1 और 5 से गुना करबो तो ये काम मतलब गलती तो ऊपर हूँ करो 5 से गुना 5 5 कट जी बात बराबर हो जाए ना तो ऊपर करो 7 5 कितना हो जाए 35 अब बट हम देखा था अब 2 को 5 हो 2 गुने 2 5 गुने कितना 2 5 के स्क्वायर तो हर कर देव 35 बट 5 गुने कितना 10 अच्छा मैं 10 दिए 100 तो देखा 2 अंक छोड़ कर दशमलव बटे बनू तो 2 अंक छोड़ कर बैठा दशमलव के रूप में अब समझ में फिर देख लो ऐसे ही करके एक का 3 बटे 8 एक और दशमलव प्रसार शांत हो क्या 3 बटे देखो 8 के खंड कर 2 के पावर 3 होता 5 के पावर कितना बैकरा में 0 ना 5 के पावर 0 का मतलब मान 1 में 2 के पावर 3 से कर गुना बात बराबर होगा। आप समझ में तो देखो 2 3 को बता 5 और 3 को लिखे पड़ी तो ऊपर 5 और 3 को क्या लिखो 3 को लिखो तो 5 3 को करता था 5 3 के मतलब 125 में यदि 3 से गुना करता था कितना होता है 375 देखो कितना हो जाए 5 दूनी क्या 10 के पावर 3 अंक छोड़ दशमलव बटे बनू तो 3 7 कहते ना 5
और समझ में तो ऐसे करके हमने क्या दशमलव प्रतिशत आसानी से लिख सकते हैं। अब एक बात समझ पर में 1 पॉइंट कहता ना 6 ले बेटा केचुल छोड़े लगनी हो केचुल छोड़ देनी हो जाओ। अब देखो पर में 1.6 काने बोलो हो धनिया। चलो देखा है देवा कहता कि मान लीजिए कि x बराबर p और q x बराबर p बटे q के रूप में बा ठीक, जहाँ p और q क्या है 100 आवास संख्या है। 100 आवास संख्या मतलब HCF एक ही होना चाहिए। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q बराबर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहाँ n और m एक न्यूनतम संख्या है। तो h का दशमलव प्रतिशत शांत होगा। देख लो वह कहता बतिया बबुआ कि कबो भी मान लो कि कोनो संख्या आप दिले बा, कोनो भी संख्या दिले बा, देखो 3 बटे कहता ना दे लग 40 3 बटे 40 तो देखो कटेला पर ना कटे दशमलव प्रतिशत निकलबो तो देखो कितना लिख सकते हो 40 2 8 5 40 देखो 2 के पावर 3 2 दूनी 4 4 दूनी के 8 8 हो गई 8 5 40 तो एकरा में खाली 2 और 5 लोग होता 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में बा। एकरा मतलब एकरा हर के अंश बटे हर के रूप में रहला नु तो हर मतलब q के जगह पर खाली 2 और 5 ही लौकता 2 के 5 और कोनो संख्या निकल लौकत तो एकरा दशमलव प्रतिशत चुप चानी शांत लिख देबो। का लिख देबो चुप चानी शांत। और समझ में अब ओकरा बाद देख लो एगो लास्ट पर में कहता का कि मान लीजिए कि x बराबर p बटे q, जहाँ p और q अभाज्य संख्या और एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q बराबर अभाज्य संख्या q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का नहीं है, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। तब x बराबर मतलब x का दशमलव प्रतिशत अशांत होगा। देखो अशांत आवर्ती होगा कैसे छोड़ दें। देखो अगर अर्थ कहेगा का बा पर में कितना 1.7 कहे के कहता है अगर अर्थ का कि मान लो कि x कोनो मतलब संख्या बा जौन की मतलब 2 के पावर m और 2 के पावर n के रूप के नहीं है, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप के नहीं है। मतलब देखो 2 गुने 2 के पावर 3 बा, मान लो कि 5 के पावर 2 बा, एक गुने में कितना बा 3, मतलब 2 और 5 के अलावा कोनो दोसर संख्या लागल बा तो एक दशमलव प्रतिशत होई अशांत होई अशांत और अशांत में आवर्ती होई कैसन होई आवर्ती। देख लो बबुआ शांत दशमलव प्रतिशत कब ना हो जब 2 और 5 के अलावा दोसर संख्या लगता तो कहो कि सर जी अशांत में आवर्ती क्या होता तो अशांत में आवर्ती बबुआ इस चलते हुई क्या से कि देख लो हमने कि कोनो भी जौन दशमलव प्रतिशत बा जौन कोनो भी संख्या बा परिमेय संख्या वो अशांत में आवर्तीय होला, अनावर्ती हो जाई तो परिमेय संख्या ही ना होई। एकरा मतलब कथन गलती अगर हो जाई ना बुझाइल तो कोई भी परिमेय संख्या जौन p बटे q के रूप में तो ओकर हमने के हर में 2 और 5 के अलावा दोसर संख्या लौकता तो दशमलव प्रतिशत का होई अशांत में आवर्ती। इन्हें कि अनावर्ती मत मरियो कैसे कि अनावर्ती में अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और समझ में नो परिमेय बात परिमेय न रही तो यह चलते अशांत में आवर्ती कहता है। इन्हें कि अनावर्ती कह दी तो अनावर्ती मतलब मान लो कि हम दुल्हा बनी हम मतलब लड़के बनी कोनो आ शादी करे गई नहीं तो वही जब अभी लड़की हो जिम हो बदल जाइम लड़के बनी तो लड़के रह तो परिमेय संख्या बात परिमेय संख्या रही नो। इन्हें कि परिमेय संख्या बा है p बटे q के रूप में लिख द अनावर्ती ही जाओ अपरिमेय संख्या कैसे कि अनावर्ती हमने क्या वाला अपरिमेय संख्या। अब तो बात समझ में चलो बबुआ हमने के उतार लियो। अब काल से हमने के हर एक उदाहरण के मैथ बनावल जी। अब जो उदाहरण 1 बा उदाहरण 2 बा जय उदाहरण हो सब उदाहरण बनावल जाई फिर ओकरा बाद का करल जी एक्सरसाइज के हर एक मैथ डील करल जी। अब हमने के तांडव करे खातिर आ गेल बन एकदम गर्दा उड़ा देवल जी गर्दा ना बुझाइल गर्दा उड़ावत रहे एकदम पाकी में गर्दा कहाँ उड़ावत रहे पाकी में गर्दा बबुआ। ओके बाय।